जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं आपका साथी वेटर ओम प्रकाश जाडेजा, जैसलमेर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही था कि आज वो दिन आ गया है कि हमारे लोकसभा की थोड़ी ही देर के बाद में चुनावी तारीखें घोषणा हो जाएगी और सब चुनाव में कूद जाएंगे। कोई फालतू भी नहीं बैठेगा और हमारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा हुआ, क्या होना चाहिए, इस पे सारी चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं और भी होंगी। आज खुशी इस बात की है कि मैं भिवानी के सारे पूर्व सैनिकों, हरियाणा के सभी पूर्व सैनिकों को हाथ जोड़ के महेश चौहान जी के नेतृत्व में सभी इकट्ठे हुए और हमारे लिए अगर देखा जाए तो मैं हमेशा कुछ चीज़ों को लेके अगर दिनेश गर्ग का क्रिटिसाइज करता हूँ तो उसके पीछे उसी के फ़ायदे के लिए करता हूँ, कोई उसको नुकसान पहुँचाने नहीं करता, क्योंकि वो काम हमारे लिए ही करता है। कल वो भी आया और उसने भी अपनी तरफ से जो भी एक तरह से ट्रिब्यूट था सही सैनिकों के लिए, क्योंकि वैसे भी फौजी यूट्यूबर तो बहुत है, लेकिन उसका वहाँ से दिल्ली आना एक संदेश देता है। और कोई आता तो कोई मना नहीं करता, हरियाणा में भी यूट्यूबर बहुत है, स्मारक तो वहीं पर था, तो उसको भी एक सैल्यूट बनता है। और जो उसने मैसेज दिया वो साथ में सही में उसने अपनी वो जो बोलता कि कड़क सवालों वाला वैसे ही दिया। अब हमें खुशी ये हुई कि कुछ भी हो, भिवानी के सैनिक, हरियाणा के सैनिक इस शहीद स्मारक के लिए जाग चुके हैं और अब सरकार या कोई सरकार का विभाग धांधली नहीं कर सकता और न ये करने देंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। ऐसे ही मैंने सभी को बोला कि भाई, पूरे देश में शहीद स्मारकों की ऐसी ही हालत है, कहीं जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कहीं जर्जर है, कहीं देखभाल नहीं है, कुछ भी है। आज हमें भिवानी के इस मतलब आंदोलन से, क्योंकि जहाँ शहीद स्मारक है मेरे मुंह से छोटा सब तो निकलने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक उन रूहों की मतलब वो वास है वहाँ पे कि जहाँ मतलब वो भगवान के समकक्ष हो गए हैं देश की रक्षा करते हुए। तो सभी को आगे आना चाहिए और एक मुहिम हमें पूरे भारत में चलानी चाहिए कि भाई आगे बढ़ो और सारे का सारा ही वीडियोग्राफी करके और सोशल मीडिया पे अपलोड करो अपना अपना, ताकि ये एक तरह से अभी हम जो चुनाव के जो इस आचार संहिता के बीच में हमें बहुत काम है कि जो हम आंदोलन में रत होते हुए नहीं कर पाए या हम अपने जो भी कामों में थे, लेकिन अभी हमारे पास में एक भिवानी के इस शहीद स्मारक ने एक लक्ष्य दे दिया कि अगर हम अपने इस समय को दो तीन चीज़ों के ऊपर समर्पित कर दें कि तीसरा आने वाला है, उसके लिए हम अपने आप को कंसोलिडेट कैसे करें, क्या हमारे बीच में ऐसी और भी संगतियां हैं जिनको सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर वही रखी जाए, जिससे कि सरकार जो आती है बैठते ही उसको लगे कि ये पीछे भी हमारे मतलब सरकार के साथ में लड़ रहे थे और इनको न्याय नहीं मिला था, आज भी ये उसी लड़ाई पे खड़े हुए हैं, तो इनको न्याय देना ज़रूरी है। तो उसमें कई चीज़ें हैं जो नई आएंगी और आनी भी चाहिए। और उसके बाद में कि हम लोग अपने पूरे शहीदों के प्रति समर्पित होकर सबसे पहले तो इस चीज़ को ज्ञान करें कि भी देश में जहाँ पर भी शहीद स्मारक है कौन सा किस हालत के अंदर है, उसको अच्छे से अच्छा, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, तो उसके अंदर ही हमें अपने शहीद स्मारकों को भी इतना स्वच्छ और सुंदर बनाना है। फिर देखते हैं कि भाई अगर उनकी इच्छा शक्ति है तो वो बजट देंगे। अगर हम कैलकुलेटर ला के एक रिपोर्ट बना देते हैं पूरे भारत की, तो केंद्र सरकार स्टैंड लेगी और उसी हिसाब से हमें आगे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बजट मिलेगा और हम अपने जो ये पूज्य मंदिर है हमारे शहीदों के,
उनको एक सही स्वरूप दे पाएंगे। अभी नए बने वो ठीक है, लेकिन आज़ादी के बाद से लेके बहुत ऐसे है। पहले कभी किसी ने वीडियो डाला था जहाँ पे यूपी में, मुझे वो वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें सिर्फ ईंटें पड़ी हुई है उस शहीद स्मारक के ऊपर, ईंटें ओनली, नीचे ज़मीन के ऊपर, वो बना नहीं है। तो ऐसे कई शहीद स्मारक है। इसके लिए भी हमें एक आंदोलन की जरूरत है। इस आंदोलन में हमारे को इस चीज़ को जोड़ लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब शांति से हमारे सब लोग ज़्यादातर तो चुनाव में खिसक ही जाएंगे, क्योंकि वो वोट का राइट इस्तेमाल करेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन हमें सबको पता कि ग्राउंड में जाके आप लोग क्या करेंगे, ग्राउंड में जाके क्या करेंगे, तो ये तो पता है। इसलिए अगर जुबान के पक्के हो तो जो बोला है वो करके दिखाना, सरकार को संदेश जाएगा। और अगर नहीं करना तो फिर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये तो फिर उनमें हमारे में अंतर क्या हो गया। बातें तो वो भी स्टेज से बहुत फेंकते हैं, हम व्हाट्सएप से फेंक देते हैं, फ़र्क तो कुछ नहीं हुआ ना। हाँ, अमल करें, ठीक है ना। तो अमल के ऊपर। दूसरा, मैं थोड़ी सी इसके बाद के अंदर, ये छोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी जो हमारी विसंगतियां हैं, इसमें एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिसको मैं आज थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा, और इसका विस्तृत वीडियो में कल डालूँगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम 3 सेनाओं को मिला के हमारी डिफेंस बनती है, तो इन तीनों सेनाओं के अंदर हमारी जो सर्विस का टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग है। जैसे हम इनरोलमेंट होते हैं, हम बॉन्ड भरते हैं, तो आर्मी 15+2 भरती है और एयरफोर्स नेवी 20 ईयर्स का भरती है। अगर 15+2 से पहले हम आते हैं तो हम प्रीमेच्योर कहलाते हैं। अगर एयरफोर्स नेवी 20 से पहले कोई भी बंदा आता है, बेशक 15 साल के बाद में पेंशन का हकदार तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रीमेच्योर कहलाएगा। ये प्रीमेच्योर की डेफिनेशन में मुझे पेंशन रेगुलेशन के अंदर इस चीज़ को कन्फर्मली मिल गया है कि भाई 20 से पहले अगर कोई एयरफोर्स का बंदा आता है तो वो प्रीमेच्योर कहलाएगा, और 15+2 के से पहले कोई बंदा हमारा जाता है, नहीं 17 नहीं करता है टर्म्स के हिसाब से, और 15 में जाता है, तो वो भी प्रीमेच्योर कहलाएगा। चलो, उसके बाद में एक ऐसा है कि जैसे एयरफोर्स नेवी के अंदर जैसे हमारा सिपाही लेफ्टिनेंट नायक बन गया, उसके आगे रैंक नहीं है तो जाना ही पड़ेगा उसको, उसकी नौकरी हो गई। ऐसे ही एयरफोर्स में जो एयरमैन है, अगर वो कॉर्पोरल नहीं बना है, नायक नहीं बना है, तो उसका 20 ईयर के बाद में आगे नौकरी नहीं बढ़ता है, उसको कंपलसरी 20 ईयर के बाद में जाना पड़ता है। लेकिन नायक से के बाद में जितनी रैंक के हैं आगे, वो सारे के सारे एयरफोर्स नेवी वाले सारे बंदे 57 साल तक नौकरी कर सकते हैं। वो कॉर्पोरल के अंदर भी या सार्जेंट के अंदर भी, समकक्ष रैंक नेवी के अंदर, और मास्टर वारंट ऑफिसर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। फौज की तरह की भी सूबेदार मेजर की तरह 4 साल ही करेगा। अगर मास्टर वारंट ऑफिसर ने अपनी रैंक गेन कर ली है और 57 साल तक उसकी नौकरी बाकी है, तो वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक मास्टर वारंट ऑफिसर रहेगा। अब यहाँ पर मैं बस क्लू में लेके आता हूँ कि जब आप एवरेज लेते हैं पेंशन बनाने के लिए, तो जब टेबल के अंदर लिखा होता है, आर्मी की रैंक लिख देते हैं एंड इक्विवेलेंट रैंक ऑफ एयरफोर्स एंड नेवी। अरे भाई, इक्विवेलेंट रैंक और एयरफोर्स नेवी, तो अगर मान लो एक सार्जेंट है, अगर उसने 57 साल की है नौकरी, तो अगर मान लो वो सार्जेंट 15 साल में, 16 साल में, 17 साल, कितना साल उसने इंक्रीमेंट लिया है। तो एवरेज अगर आप लेना है तो उस एयरफोर्स और नेवी वाले बंदे का लो ना, ताकि आर्मी वाले को 2 पैसे का फायदा हो। जब एवरेज आप ले रहे हो, हमारा जो नायक है 20 साल में घर चला जाता है, हवलदार 24 में चला जाता है, नायब सूबेदार 26 में, सूबेदार 28 में, और सूबेदार मेजर 32 में। +2 को छोड़ो, आप कोई करता कोई नहीं करता, लेकिन ये तो कलर सर्विस है। जब हमारा आप लोगे तो फिर इन सर्विस में जो करने वाले बंदों का ऑलरेडी पेमेंट उस इंक्रीमेंट के हिसाब से इतना हाई हो जाता है, उसकी 50% पेंशन होती है, तो फिर इनको कुछ नहीं मिलता है। वही बात तो मुझे
एक अपने एयरफोर्स के मास्टर कमांड अफसर और ऑनरी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बोल रहे थे कि भाई साहब मेरा तो वो अभी 2 भी आपका चला गया, उसके बाद में भी 1800 रुपये मेरा ज़्यादा है अभी भी। 2 के बाद में भी आपके सूबेदार मेजर से मेरा नहीं, आपके जो ऑनरी कैप्टन से मेरा 1800 रुपये ज़्यादा है। अब आप प्लस डीए लगा लीजिए 50%, ठीक है ना, 2700 रुपये ज़्यादा है। 2700 रुपये किसी भी हालत में हमारा तीसरी में बढ़ना नहीं है, तो उसको तो तीसरी में भी नहीं मिलेगा। तो एयरफोर्स और नेवी वालों बंदों के लिए ये संदेश है कि भाई आप सरकार से ये पूछो ना कि भाई अगर हमें आपने 1 रैंक 1 पेंशन में रखा है तो फिर क्या हमारी पेंशन कम करने का रहता है क्या? कम तो आपको तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। फिर अगर आर्मी के नायक की ली या हवलदार की ली तो भाई जो 57 साल करके आया उसकी पेमेंट और पेंशन कहाँ पर है? आप किसी का भी निकाल कर देख लीजिए पीपीओ, और एक हवलदार का निकाल कर दे दीजिए पीपीओ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और मैंने तो लिखा के देखा है। तो ये ऐसा कुछ मतलब जो मैं टेक्निकली बातों के ऊपर और उनके अमाउंट के ऊपर भी मैं बात करूंगा कल की वीडियो में। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं कि जब हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ ऑफ कलर सर्विस, ठीक है ना, ये सारे ही तीनों के ही अलग अलग है, तो फिर हम 1 रैंक 1 पेंशन में कैसे समाएंगे यार? ये तो मुझे देगा हरियाणा के उसके उस वकील की बात याद आ रही है। बच्चे ने जिद किया मेले में, बोले क्या चाहिए? बोले कुल्हड़ चाहिए। कुल्हड़ ले दिया, उसके बाद बोले क्या चाहिए? बोले ये ऊँट चाहिए। ऊँट दिला के दिया, फिर रो रहा है अब क्या चाहिए? बोले अब इस ऊँट को कुल्हड़ में डाल। मुझे बड़ी हंसी आई कि वही हालत हमारी कर दी भाई, ठीक है ना। वो कुल्हड़ दे के और पीछे से ऊँट दे दिया घोषणा में। अब उस ऊँट को कुल्हड़ में डाले कौन? न तो ये सरकार डाल सकती है, ना हम लोग डाल सकते हैं। तो इसलिए भाइयों, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और सभी से यही दुरुस्त है कि आप लोग अपनी मानसिक तौर से हमेशा ही इस आंदोलन के लिए तैयार रहिए। आचार संहिता लगा रही है गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए। हम सैनिक अपना काम करें, इनके अंदर अच्छा अच्छा काम करने को हमारे को टाइम है, हम वो करके और आने वाली सरकार के सामने पहले से ही अच्छा मसौदा बना के और सब संयुक्त होके एक साथ होके एक मंच पे आके उस मसौदे को सरकार के आगे रख दें, सरकार चाहे किसी की भी आए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।